बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। और नाज़रीन, जिस तरह से हम मुल्क की मौशी सूरत हाल पर नज़र डाले हुए हैं और इससे पुरुमीद हैं कि एक ना एक दिन इसमें इस्तेहकाम ज़रूर आएगा, लेकिन ये क्या कि जूं हम देख रहे हैं कि आने वाले जो दिन आ रहे हैं, जो हालात हैं जिनमें नॉर्मल होने के बजाय ये हालात बहुत तेज़ी से जो हैं वो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। यकीनन मैं महंगाई की बात कर रही हूँ। महंगाई में बतदरीज इजाफा जो देखने में आ रहा है, चाहे हम बिजली के निर्ख बढ़ने की बात करें, चाहे पेट्रोलियम प्राइसेस की बातें कहें कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं। 15 दिन में तकरीबन 37 रुपये का इजाफा। और मुल्क में अगर ये तारीख की बात करें तो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस पीक पर चली गई हैं। ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आलमी मंडी में भी इसी तरह पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो पीक पर जा रही हैं या कोई और रीज़न है? इसको इन डिटेल आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो महंगाई बम आवाम पर गिरा है, निगरान सेटअप के आते ही हम ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि शायद अब मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसमें कोई इस्तेहकाम आ पाएगा, निगरान वज़ीर आज़म जो है मुल्क की मौशी सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हालात इसके बरक्स ही जा रहे हैं। महंगाई बम एकदम से जो है वो आवाम पर गिरा है। कहीं हम देख रहे हैं कि बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं, गैस के निर्ख बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं। साथ ही साथ सोने की बात अगर की जाए तो सोने की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। ये क्यों इतने पीक पे जा रहा है? अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो फिर कारोबार में मंदी देखने में आ रही है, रुपए की कदर कम हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। आया ये हालात जो हैं वो इसी तरीके से चलेंगे या फिर इनमें कोई इस्तेहकाम आ पाएगा, इनमें कोई स्टेबिलिटी ला पाएगा? निगरान वज़ीर आज़म क्या इन हालात को कंट्रोल कर पाएंगे? कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से इस टारगेट को वो मीट कर पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की जो है वो इंक्रीज़ के हवाले से। क्यों इसमें हमें इतना ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है? और 15 पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में तकरीबन 37 रुपये का जो इजाफा है, ये आवाम के लिए कितना बड़ा जो है वो धचका साबित होगा? या फिर वही बात आती है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक आम रेहड़ीबान भी यही मुतालबा करता है कि महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई है। अपने मेहमानों से हम ये जानेंगे क्या आलमी मंडी के मुताबिक ये इजाफा हुआ है या सिर्फ ये पाकिस्तानी हालात ही पर मबनी है कि ये इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है? और क्या फिर मजीद इजाफे के लिए भी हम तैयार रहें? मजीद महंगाई बम भी आवाम पे गिर सकता है? यानी इस हवाले से हमारे मेहमानों का क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शाहिद मेतला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम करना चाहूँगी आपको। एंकर पर्सन एनालिस्ट बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। शाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बुनियादी सवाल वही है, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा देखने में आ रहा है, आपकी नज़र में ये आलमी मंडी के मुताबिक हुआ है या पाकिस्तानी हालात के मुताबिक? बहुत शुक्रिया हुमा आपका, और अस्सलाम वालेकुम आपके जितनी भी ऑडियंसेस हैं उनको भी, बतूल को और बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको भी। देखिए, बिलाशुबा ये इजाफा तो उसी निस्बत से है, उसी तनाजुर में किया गया है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की कि वहाँ पे प्राइसेस बढ़ गई हैं या वहाँ पे थोड़ा पीक आया है, राइज आया है, लेकिन हम बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसको कंपेयर नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स, बाकी बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ तो कोई 1200-1300 डॉलर्स पर कैपिटा इनकम है, लेकिन बाहर आप देखिए तो वो मतलब यूएसए में देखें, बाकी ममालिक में देखें तो वो 60-70 हज़ार डॉलर्स पर कैपिटा से भी ज़्यादा है। तो उस तरह से फिर हमारी सैलरीज़ में भी रेज आना चाहिए। फिर इसी तरह से जो लेबर की जो लेबर होती है उसमें भी कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाती। बस हमें बता दिया जाता है कि ये चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बढ़ी हैं, उनकी कीमतें बढ़ी हैं, तो हम भी इजाफा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी रिसेंटली देखिए, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नुकसान मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनका हुआ है कि ना तो वो मतलब कंसीडर होते हैं, गरीब कंसीडर होते हैं, और ना ही अमीर कंसीडर होते हैं, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसी तरह से हैं, उसी तरह से उनको मेंटेन भी, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ता है। कुछ सोशल कंपल्शंस भी होती हैं, उनको भी कंसीडर करना होता है। हैविंग सेड सो, मैं ख़ुद भी बड़ी कम जाता हूँ मार्केट वगैरह में, ग्रॉसरी वगैरह, चूँकि ये ख़वातीन खाना का एक तरह से रुझान भी है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी भी समझा जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे एक चाय की पत्ती ख़रीदने का इत्तेफाक हुआ 2 दिन पहले। मैं आई वांटेड टू ट्वीट एज वेल
तो मैंने लिप्टन का कोई 200 ग्राम का डिब्बा एक ख़रीदा, तो वो मैं हैरान रह गया जब मुझे उन्होंने प्राइस बताई। 500 रुपये में मैंने ख़रीदा, और मैं कोई 1.5-2 महीने बाहर रह के आया हूँ। बाहर जाने से पहले वो 220-30 रुपए का था। तो इस तरह से प्राइस हाइक आया हुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था कि चीज़ें अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मज़ीद आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, प्राइसेस हमारे यहाँ ये भी रुझान रहा है कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो सारी कीमतों की चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती। और पेट्रोल चूँकि ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ हो रहा होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ हो रहा होता है, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से बाकी जो अशिया खुरोनोश है उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और डेफिनेटली ये एक ऐसा कंसर्न है इन्फ्लेशन का जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग मीडिया तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, आपका पॉइंट आ गया। बतूल, क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इंक्रीज़ आया है ये IMF मुआहदे की वजह से हुआ है, क्या ये बात दुरुस्त समझ रही हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान में तारीखी तौर पे सही होता रहा है। आपको याद होगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो या पेट्रोलियम प्राइसेस लाइन की हैं, पाकिस्तान कभी हुआ है हुआ कि इंटरनेशनल उसकी वजह है कि हमारी उन डील्स पे जो हमारे IMF के साथ, और अब तो ये बहुत है IMF के साथ रिसेंटली जिन भी साथ पे बातचीत मामले उनमें इस चीज को कमिट किया गया है कि वाले से पेट्रोलियम प्राइस वाले से इंपोर्ट वो तमाम पे अमल किया जाएगा। ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपकी जानिब वापस आते हैं। तैयब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज नजर आ रहा है, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, क्या ये IMF के मुआहदे की वजह से है? जी तैयब साहब। हेलो। जी तैयब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। ठीक है बतूल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं थोड़ा सा प्लीज क्लोज हो जाइए और अपनी बात को ही मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल IMF की उस नेगोशिएशंस की वजह से है जो पाकिस्तान ने IMF के साथ किया है, और ये सख्ती से शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने जाने से पहले ये कमिट किया था कि इन नुकात पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंटरेस्ट रेट इंपोर्ट्स के हवाले से इकदाम शामिल हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस और लेवीज में इंक्रीज शामिल है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तमाम हमें इसलिए बढ़ाने हैं ताकि हम उतने पैसे इकट्ठे कर सकें और उन तमाम इंडिकेटर्स पे काम कर सकें जिसने IMF पे पहले भी दबाव डाला है। और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहले ही पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम बहुत लेट हुआ है, और जो आने वाला नया प्रोग्राम है उसमें जाना बहुत मुश्किल होगा अगर हम इन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरेंगे। तो ये बिल्कुल IMF की वजह से हुआ, और इसमें मेरा ख्याल है ये कोई नई बात नहीं है और ना ही पहली दफ़ा हुआ। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में भी इजाफा हो रहा है। जरा तैयब साहब से उनका पॉइंट ले लेते हैं। तैयब साहब, आलमी मंडी में भी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्या इस वजह से हमें भी ये फेस करना पड़ रहा है या पाकिस्तानी हालात ही कुछ इस तरफ जा रहे हैं? जैसे कि अभी हम बतूल से भी बात कर रहे थे कि IMF के मुआहदे के बाद हमें महंगाई बम जो है वो तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन हर जो है वो अशिया खरनोश से लेकर और हर नेसेसिटी पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज होती चली जा रही हैं। जी तैयब साहब। ठीक है, हम पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है, तैयब साहब से जरूर गुफ्तगू करेंगे। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी के मुताबिक हुआ है? जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। 7% को ऐसा लगता है, जबकि 93% इसकी नफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने ये कहा है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। 2024 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। इससे कबल अगर राना सनाउल्लाह के हवाले से बात कर लें तो उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि शायद मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब राजा रियाज ये कह रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे, 15 फरवरी से 2-4 दिन या 6 दिन पहले, या फिर बाद में इलेक्शन होंगे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि फरवरी के मिड में
इलेक्शन होंगे। लेकिन हमारा सवाल जो है वो अपने मेहमानों के सामने सिर्फ यही होगा कि क्या 2024 में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। शाहिद साहब, क्या लग रहा है आपको? अब ये जो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि 2023 तो अब इलेक्शन का साल ही नहीं रहा, 2024 का जो शुरू है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वहाँ इलेक्शन हो जाएं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको लग रहा है कि 2024 भी इलेक्शन का साल होगा या नहीं? अच्छा देखिए, मेरे कोई पुराने वीलॉग्स वगैरह अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो तो मैं काफ़ी अर्से से 1 साल से कह रहा हूँ कि 2023 में इलेक्शंस नहीं होंगे। हैविंग सच हो, देखिए ये पाकिस्तान की एक तरह से अवाम की भी रिक्वायरमेंट है, अवाम की डिमांड भी है। और पिछला हमारा बड़ा जितना भी पॉलिटिकल सफ़र रहा है, जर्नी रहा है, वो बड़े क्राइसिस में रहा है, बड़े क्योस में रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है और लोगों की डिमांड भी है कि इलेक्शंस होने चाहिए, न्यू मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आनी चाहिए और जो भी उनका एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अदरवाइज़ इसी तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी जो किसी भी कंट्री के लिए बेहतर नहीं होती। अभी देख लीजिए 2 दिन हुए निगरान गवर्नमेंट को आए को, तो 4-5 रुपये डॉलर बढ़ गया हुआ है। तो मेरी कुछ करेंसी एक्सचेंजर्स के साथ बात भी हो रही थी, तो वो मुझे कोई पिछले 4-5 दिन से ही बता रहे थे कि इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि करेंसी की, डॉलर की कीमत ऊपर जा सकती है, यूरो की कीमत ऊपर जा सकती है। तो हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि माफियाज सारी स्टेट को रन करते हैं, ट्रिगर करते हैं, चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, लिप्टन चाय की भी दी, कि देखें इसमें तो गवर्नमेंट का इनपुट उस तरह से नहीं है। ये तो हमारी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कॉर्पोरेशंस की, बिंग सोसाइटी भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बाहर के जो महज़ब कंट्रीज़ हैं उनको देखिए, वो सारी चीज़ें खुद से गवर्नमेंट नहीं बहुत सारी चीज़ें कर रही होती, वो सोसाइटी उनकी उस तरह से इनेबल करती है कि हर बंदा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये जो एलिमेंट है ये हम में गायब है। आप देख लीजिए पिछले कुछ अरसे में कि किस तरह से कॉरपोरेशंस ने, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल जाइंट्स हैं, उन्होंने किस तरह से सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर नई गवर्नमेंट आती है, नया मैंडेट लेके कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग ज़रा आसान हो जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और फिर हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस बात हुई थी कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर कहा जाता है मेरा ख्याल है अब कुछ 90 डेज में तो इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज पिटीशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने भी कहा है कि 90 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको जाते जाते ये बताऊं कि जो इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो उन्होंने एक तरह से एम्बैड कर दिया और उसको वैट कर दिया, नई जो सेंसिस है उसको इन्होंने वैट किया, वो गलत फैसला था, वो नहीं करना चाहिए था। चूँकि आप पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं चीज़ें बड़ी ही टर्मोइल पे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो आपको पिछले सेंसस पे ही चीज़ें करवानी चाहिए थी, इलेक्शंस करवाने चाहिए थे। आपने वो भी क्लियर हो गया कि अब 2017 वाले पे हो ही नहीं सकता। नहीं वो हो सकता है। वो देखें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो 90 डेज में इलेक्शंस करवाने की है। और जो सब लेजिस्लेशन है वो बार करती है कि नहीं, जो हर न्यू सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। तो वो बेसिकली मदर जो लॉ मेकिंग है, मदर लेजिस्लेशन तो वही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर सब लेजिस्लेशन को तो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मदर लेजिस्लेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तैयब साहब, आपको क्या लगता है 90 दिन में इलेक्शन हो पाएंगे या फिर 2024 में भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऐसे हालात नहीं है कि हम ये डाउट करेंगे इलेक्शन नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर अमन व अमान है, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं, कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं कि हम ये कहें कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। पहली बात। दूसरी गुजारिश ये देखिए, आइन का आर्टिकल 224 है, बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये कहता है कि अगर असेंबली की अपनी मुद्दत पूरी हुई तो 60 डेज के विदिन 60 डेज, और अगर असेंबली डिसॉल्व हुई तो विदिन 90 डेज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है। ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर इससे जो है किनारा कशी नहीं की जा सकती किसी भी तौर पर, ना किसी अपोजिशन लीडर के कहने से, ना ही किसी मुख्तदर हल्के के कहने से ऐसा हो सकता है। ये आइन की स्पिरिट है, पहली बात। दूसरी गुजारिश ये देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और उनके ऊपर भी यही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कानून के और आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद कराएंगे। अगर वो ये नहीं कर सकते फिर तो उनका आइनी किरदार है ही कोई नहीं, फिर तो मकसद ही कोई नहीं उस ऑफिस का। तो अगर एक ऑफिस एग्जिस्ट करता है जिसकी जॉब ये है, तो उसको ये देखना है कि वो अपने इंतजामात और मामलात को
मुकम्मल रखे ताकि आइन के अंदर अंदर जो भी वक्त दिया गया उसके अंदर अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसे हालात हैं कि जिसमें कोई ये जस्टिफिकेशन आए कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। मैं ये समझता हूँ कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और ठीक। जरूर होगा। जो वक्त लिखा गया आइन के अंदर उसके अंदर इलेक्शन हो तो इसी में ही इस मुल्क की बका है और इसी में ही मैं समझता हूँ कि अवाम का, कौम का, मुल्क का फायदा है। ठीक हो गया तैयब साहब, आपका पॉइंट आ गया। बतूल, अपने बुनियादी सवाल की जानिब भी बढ़ेंगे। राजा रियाज की जो स्टेटमेंट सामने आई थी कि हमारे सियासी बड़ों ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन जो है फरवरी 2024 में होंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या ये बात हकीकत पर मबनी है? जी ऐसा ही लगता है, जब कहा कि अगर हम टेक्नोलॉजी एड्रेस करें तो इस साल होंगे, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं हाई तो एटलीस्ट लगता है कि होंगे 2023 होंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया है। ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। सियासी बड़ों ने यह फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। क्या ये खबर हकीकत पर मबनी है? अवाम में भी मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। 50% को लगता है जी हाँ, 50% ही इसकी नफ़ी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और कुछ बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, जिसके रहनुमाओं का ये कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से खुद इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह कामयाबी भी हासिल करेगी। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन ने यह कहा है कि किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। अब जानेंगे अपने मेहमानों से कि ये जो दावे कर रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हर हल्के से खुद इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे, तो क्या ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे हर हल्के से? शाहिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो दावा कर रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद का इम्कान नहीं है, तो क्या ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे? छोटा सा आपकी इजाज़त से कमेंट कर दूँ जी, इस ज़रूर। टॉपिक पर। जो राजा रियाज साहब अभी तक तो जितनी भी खबरें और जितना भी उन्होंने पॉलिटिकल बिजनेस किया उसमें काफ़ी रिलायबल रहे हैं, तो उनके पास दैट मीन्स कि उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है, ये उनको बताया भी जा रहा है और वो आजकल बड़े कॉन्फिडेंट है। तो इसलिए लग रहा है कि जो फरवरी की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लग ऐसा ही रहा है कि फरवरी मार्च में, चूँकि नेक्स्ट ईयर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, तो मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले पहले प्रोविंशियल और हाँ नेशनल असम्बली वजूद में आना उनका ज़रूरी है। और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ही तरह की बात की है। नवाज शरीफ साहब भी कमिंग डेज में वापस आ रहे हैं, तो लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन जो मैं वो बात करता करता रह गया, वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। बिकॉज़ आपके इमरान खान साहब के रिमूव होने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जेल नहीं कर पा रहे थे, उनको एंगेज नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इनका चूँकि जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल इस तरह से है, इनका इंटरनेशनल रिलेशंस का कैपिटल PMLN या पीपल्स पार्टी का इस तरह का है कि बाहर के लोग, बाहर के बड़े प्लेयर्स जो हैं हमारे मुल्क में इफेक्टिव है, उनके साथ इनका अच्छा बॉन्ड है। तो वो भी एक है, उसी की वजह से कुछ पैसे आए भी, आपने देखा IMF भी हो गया और कुछ मज़ीद पैसे सॉवरेन फंड वगैरह भी बन रहा है। मेरी खुद भी डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो भी दे आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो मुझे जो मेरी जो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बेसिकली जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, वो PTI का जो वोट बैंक है उसको माइनस करने के लिए बनाई गई है। जैसे जिस तरह से TLP बनाई गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने के लिए, ठीक है, तो उसको इस तरह से स्केल डाउन करने के लिए बनाई गई थी। तो इस तरह से उनका वोट, चूँकि वो तमाम लोग ऐसे ही हैं जो PTI में रह चुके हैं, तो अब PTI को ऐसे लोग ज़्यादातर मिलेंगे जो इतने नॉन नहीं होंगे, जो इमिनेंट नहीं होंगे, तो इनके पास थोड़े से इलेक्टेबल्स टाइप होंगे, तो वो फिर उसका फ़ायदा जो है वो नून लीग को जाएगा। जो अलायंस की ये बात कर रहे हैं, तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि अलायंस वगैरह तो इनका डेफिनेटली कुछ सीट्स में होगा, जैसे सेंट्रल पंजाब में नून लीग के साथ इनको करना पड़ेगा या इनको करवाया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो उसका नुकसान नून लीग को हो सकता है। तो ये इसीलिए हैं कि ये PTI को कमज़ोर करने के लिए बनाई गई है
और दूसरी अहम चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि तमाम सीट्स पे बंदे वगैरह खड़ा करेंगे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और वो मैं बता रहा हूँ कि उनको बंदे ऐसे मिल नहीं सकेंगे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। इसी को कंटिन्यू करते हैं। बतूल, आपको क्या लगता है हर हल्के से खुद इलेक्शन लड़ने का जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ऐलान किया है, क्या वो इस ऐलान को पूरा कर पाएंगे और इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे? देखिए, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल और सिर्फ बयान की हद तक स्टेटमेंट की अहमियत है इसकी। पहले तो आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आप पाकिस्तान के सारे हलकों से अपने कैंडिडेट्स चुन ली हैं, फिर आप उनका पॉलिटिकल कंपैरिजन करें उनकी स्ट्रेंथ का, कि आपने वो कर लिया है, तो इसका जवाब नफी में आएगा। तो इसका मतलब है कि होमवर्क किए बगैर और चंद इलेक्टेबल्स को अपने साथ लाने से आप ये नहीं कह सकते आप क्या हर हल्के से जीतेंगे या 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे। और जो सेंट्रल पंजाब में नंबर्स हैं, वो हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा कि PMLQ की 10 सीटें, जिसकी वजह से PTI की जो सियासी रफाकत थी वो इतनी देर तक चली। वो इस वक्त कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेजॉरिटी से पंजाब में आ सके या सेंटर में आ सके। तो एक हक पार्लियामेंट का लगता है ऐसा। लेकिन IPP बयान जितने चाहे दे सके, लेकिन उनका इस पार्टी की सबसे आम बात ये थी कि पहले पार्टी का ऐलान हुआ मंशूर और तैयारी अब तक हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली करेंगे क्या। तो इलेक्टेबल्स तो 50 से ज़्यादा इलेक्टेबल्स तो जहांगीर तरीन और अलीम खान PTI चेयरमैन के लिए भी ले आए थे। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हो, अगर आपकी मंशूर तगड़ा नहीं हो, अगर आपके पास रिफॉर्म्स ना हो, तो ऐसे बयानात काम नहीं आते। तो मुझे लगता है कि IPP को चाहिए कि वो सीरियसली काम देखें, इस पे काम करें, क्योंकि उन्होंने ठीक। अच्छा, जहांगीर तरीन की जानिब से जो ये बयान सामने आया बतूल के किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो इमरान खान भी कहते थे, बल्कि वो तो कहते थे कि परवेज इलाही पंजाब के डाकू हैं। तो ये यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। जब जिसने अपनी गवर्नमेंट बचानी होती है और उन्हें अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट नंबर ऑफ सीट्स मिल रहा हो तो चंद सीटों के लिए इत्तेहाद करना पड़ता है और करेंगे। ये इसमें ज़रूर इंटरेस्टिंग है कि PDM ने पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे का साथ देते देते अब मुखालिफ हो जाएंगे अगली वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए इलेक्शन में। लेकिन IPP और तहरीक इंसाफ ये इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। बल्कि मुझे तो ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परवेज खट्टर ग्रुप। परवेज खट्टर का जो ग्रुप है वो अपने नंबर्स इसलिए मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि ये पूरे का पूरा ग्रुप परवेज खट्टर की क्या में लेके गए थे, उन्होंने ही निकाला। लेकिन जो अलीम खान ने टीम बनाई है वो कैसा परफॉर्म करेगी वो देखना होगा। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया है। तैयब साहब, क्या लग रहा है आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाबी हासिल कर पाएगी जिस तरह से वो दावे करें कि खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल करेगी? स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए तो क्या पंजाब में वो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकेंगे? देखिए, कोई भी ऐसी जमात जिसको भी मार्ग वजूद में आए हुए चंद दिन या चंद हफ्ते हुए हैं, उसकी कोई ऐसी जैसे भी उसके हालात हों इतना बड़ा दावा करना आसान नहीं। क्योंकि हमारी जो सियासत है, खासतौर पर पंजाब की सियासत, सबसे बड़ा सूबा होने के नाते वो एक ऐसा उसका अमल है कि उसके बारे में कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि हम आज आए और कल हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इससे भी एक सियासी स्टेटमेंट है। दूसरी बात देखने वाली ये है कि कोई भी जमात हो उसको अपने रूट्स बनाते वक्त 15-20 साल 25 साल आराम से लग जाते हैं, चैनवन जमात जिसे हम कहते हैं। तो बाकी ये देखना होगा कि इस वक्त इनका वजूद जो है वो किसको फायदा पहुंचाता है या किसको नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में इनका किरदार बस इतना ही होगा कि इनके वजूद की वजह से या तो कोई फायदे में होगा या कोई नुकसान में होगा। अलबत्ता ये कहना कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये यकीनन एक सियासी बात है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आदमी अपनी सियासी पोजीशन को या अपने सियासी रोब को जमाने के लिए ये बात करे। बड़ी से बड़ी जमात ये दावा नहीं कर सकती। जैसे मोहतरमा बतूल साहबा ने फरमाया कि PTI भी दावा करती रही, आज हम देखते हैं 50 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है। ठीक हो गया तैयब साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। हल्के से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या हर हल्के से कामयाबी हासिल कर पाएंगे? 14% को ऐसा लगता है कि जी हाँ कर पाएंगे, जबकि 86% इसकी नफी करें। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजवीज़ से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।